अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव जुमेरात की रात अपने फार्म हाउस की बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी कोहले की हड्डी टूट गई। रात देर गए KCR के घर वालों ने उन्हें सिद्दीपेट ज़िले के अरावली गाँव के फार्म हाउस से हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने मुख्तलिफ तिब्बी मायने और CT स्कैन के बाद इस बात का पता चलाया कि KCR के बाएं पैर के कूल्हे की हड्डी टूट गई है, जिस पर डॉक्टरों ने कूल्हे की हड्डी की तब्दीली का फैसला किया। घर वालों की इजाज़त के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर के मुख्तलिफ तिब्बी मायने किए गए और शाम 6 बजे कूल्हे की हड्डी की तब्दीली की सर्जरी की गई और ये सर्जरी कामयाब रही। इस सिलसिले में KCR के अरकान ख़ानदान की जानिब से ऑपरेशन थिएटर ले जाने वाली बाज़ तस्वीर मीडिया के लिए जारी की गई। ज़राए ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए 2 घंटे का वक्त लगा। क़ब्ल अज़ीं यशोदा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने KCR की सेहत से मुतालिक एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया था, जिसमें बताया गया कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR फार्म हाउस में अपनी रिहाइशगाह पर बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और उनकी बाद अज़ां सर्जरी की गई। నిన్న KCR గారు బాత్రూంలో జారిపడి వారికి నొప్పి రావడం జరిగింది. సో బాగా నొప్పి వచ్చేటువంటి క్రమంలో KCR గారిని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చాం. ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లు CT స్కాన్ అదేవిధంగా అన్ని రకాల పరీక్షలు చేసిన తర్వాత వారి యొక్క తుంటి ఎముక విరిగిందని, దాన్ని హిప్ రిప్లేస్మెంట్ ద్వారా సర్జరీ చేయాలని చెప్పి డాక్టర్లందరూ కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది. అయితే ఈ సాయంత్రం డాక్టర్లు హిప్ రిప్లేస్మెంట్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించారు. ఈ సాయంత్రం హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ సందర్భంగా KCR గారి అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణులు, నాయకులు ఎవరు కూడా ధైర్యం కోల్పోవద్దని, వారి ఆరోగ్యం మరి ఎప్పటికప్పుడు డాక్టర్లు సమీక్షిస్తూ ఉన్నారు. సో సాయంత్రం సర్జరీ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఆసుపత్రి వాళ్ళు బులెటిన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక డాక్టర్లు ఇక్కడికి ఎవరిని అనుమతించకూడదని చెప్పి డాక్టర్లందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అందువల్ల పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులందరికీ మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎవరు కూడా యశోద ఆసుపత్రికి ఇక్కడికి రావద్దని, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక మీరందరూ కూడా దయచేసి వారి ఆరోగ్యం బాగు కావడానికి ప్రార్థించండి, పూజలు చేయండి, కానీ ఎవరు ఇక్కడికి రావద్దని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పటికప్పుడు ఆసుపత్రి వాళ్ళు బులెటిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఉదయం సాయంత్రం డాక్టర్లు వారు ఎప్పటికప్పుడు బులెటిన్ రూపంలో चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरी महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी को हिदायत दी कि वो साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सेहतयाबी और उनके इलाज के इक़दामात पर नज़र रखें, जो गिर जाने के बायस यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर सेक्रेटरी महकमे सेहत ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों और इंतज़ामिया से बात की, जिन्होंने बताया कि KCR के कूल्हे में फ्रैक्चर आया। सेक्रेटरी महकमे सेहत ने उनकी तफसीलात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। उन्होंने हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से कहा कि वो साबिक चीफ मिनिस्टर को बेहतर इलाज फराहम करे।
वज़ीर आला ने ओहदेदारों से भी कहा कि वो चंद्रशेखर राव के इलाज पर गहरी नज़र रखें और उन्हें वक्तन फ़ौक़तन पेशरफ़्त से मुतला किया जाता रहे। रेवंत रेड्डी ने रियासत के वज़ीर आला का ओहदा संभालने के अगले ही दिन अवामी मसाइल को जानने और उनको हल करने के इक़दामात किए। वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में जुमे को प्रजा दरबार का इनेकाद किया गया। सबसे पहले उन्होंने माजूरों को तरजीह दी और उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनकी दरख्वास्तें कबूल की। वज़ीर आला ने प्रजा दरबार के प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ मसाइल सुनने के लिए आने वाले लोगों की दरख्वास्तें हासिल की और उनके मसाइल को अच्छी तरह से जाना। वज़ीर आला ने कहा कि उनके फौरी हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के साथ रियासती वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और सीतक्का भी मौजूद थी। बाद अज़ां वज़ीर आला हंगामी इजलास के लिए सेक्रेटेरिएट रवाना हो गए और रियासती वज़ीर सीतक्का ने अवामी दरबार में आने वाले हर शख्स से मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें वसूल की। बाबू ముందు పడిపోతుంది చూడండి అన్న ఉరకద్దు పైన కింద ముందు పడిపోతారు కదా నిల్చోండి దాడండి చాలమ్మా वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में बरखी की सूरत हाल पर जुमे के रोज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, CMO सेक्रेटरी शेषाद्री, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस रामाकृष्णा राव, सेक्रेटरी बरखी सुनील शर्मा, सिंगरेनी CMD श्रीधर, CPDCL के MD रघुराम रेड्डी, NPDCL के MD गोपाल राव और दीगर ओहदेदार शरीक हुए। सरकारी तौर पर इजलास की रुदा सामने नहीं आई। ज़राए के मुताबिक पता चला कि रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 2014 से अब तक खरीदी गई बरखी और उसकी कीमत से मुतालिक तफसीलात फराहम की जाए। आइंदा इजलास में तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों में ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विसेज फराहम करने के वादे को पूरा करते हुए आज सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए। महकमे ट्रांसपोर्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स की प्रिंसिपल सेक्रेटरी केवानी प्रसाद ने सरकारी हुक्मनामा जारी किया। इस जियो के मुताबिक महालक्ष्मी स्कीम के तहत तालिबात व ख़वातीन को रियासत के पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में 9 दिसंबर से मुफ्त सवारी खिदमात का आगाज़ किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने 6 ज़मानतों महालक्ष्मी स्कीम के तहत तमाम उम्र के ख़वातीन और तालिबात और तीसरे सनफ़ के लोगों के लिए जो तेलंगाना के रहने वाले हैं उन्हें RTC की बसों में मुफ्त सफ़र फराहम कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत ने RTC के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम उम्र की ख़वातीन और तालिबात और तीसरी सनफ़ के लोग जो तेलंगाना के रहने वाले हैं उन्हें इस स्कीम के तहत सहूलत दी जा रही है। ख़वातीन और तालिबात रियासत तेलंगाना में 9 दिसंबर से पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में तेलंगाना के हुदूद में कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। इंटर स्टेट एक्सप्रेस बसों और पल्ले वेलुगु बसों में दीगर रियासतों के लिए सफ़र करने पर तेलंगाना के हुदूद तक की मुफ्त खिदमात दस्तियाब रहेंगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से TSRTC को किरायों की अदायगी के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे जो खातून मुसाफिरीन के सफ़र और मुसाफत के मुताबिक हुकूमत से वसूल किए जाएंगे। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी गई है कि वो 9 दिसंबर से इस स्कीम पर अमल करें और महालक्ष्मी स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करें और ज़रूरी इंतज़ामात अंजाम दें। इन अहकाम को महकमे फाइनेंस की जानिब से भी मंजूरी दे दी गई है। इसी दौरान RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने बताया कि बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम महालक्ष्मी का हफ्ता 9 दिसंबर से आगाज़ होगा। हफ्ते के रोज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दोपहर 1:30 पर आहते असेंबली में इस स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में ख़वातीन वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, अरकान असेंबली और ख़वातीन मुलाज़मीन शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम का तारीखी फ़ैसला है। इस स्कीम के ज़रिए अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी।
रियासती असेंबली के तीसरे सेशन का पहला इजलास हफ्ते के रोज़ 11 बजे शुरू होगा। इजलास के आगाज़ के साथ ही प्रोटम स्पीकर 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाएंगे। इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का ऐलान होगा। दूसरे दिन नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कुर्सी सदारत पर बिठाया जाएगा। दोनों ऐवान से गवर्नर का खिताब होगा। इसके बाद इजलास की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। ऐवान की कार्रवाई 3 या 4 दिन चलाने का इम्कान है। असेंबली इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमे की शाम चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पुलिस और दीगर आला अहदेदारों के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। कल से शुरू होने वाली रियासती असेंबली के इजलास के पेश नज़र अपोजिशन BRS लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक ये इजलास हफ्ते को सुबह 9 बजे तेलंगाना भवन में मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी के तमाम मुंतखब 39 अरकान शिरकत करेंगे। पार्टी की जानिब से पहले ही उन तमाम को BRS LP के इजलास से वाकिफ करवाया गया है। इस इजलास में अपोजिशन लीडर के इंतखाब का इम्कान है। इजलास के बाद BRS के 9 मुंतखब अरकान 11 बजे दिन में शुरू होने वाले असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे, जहां वो रुकने असेंबली की हैसियत से हलफ लेंगे। मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, जो 6 बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं, उन्हें तेलंगाना असेंबली का प्रोटम स्पीकर मुकर्रर किया गया है। वो हफ्ते को 9 मुंतखब MLAs को हलफ दिलाएंगे। तेलंगाना असेंबली का इजलास कल यानी हफ्ते से शुरू होगा। ये इजलास 4 रोज़ तक जारी रहेगा। नए स्पीकर के इंतखाब तक अकबरुद्दीन अवैसी प्रोटम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। सीनियरिटी के मुताबिक BRS सरबराह KCR को प्रोटम स्पीकर के तौर पर मुकर्रर किया जाना था। वो 8 बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए, लेकिन वो फिसल कर गिरने से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें 8 हफ्ते आराम की ज़रूरत है। BRS से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, दानम नागेंदर और तलसनी श्रीनिवास यादव, MIM से अकबरुद्दीन अवैसी, कांग्रेस से उत्तम कुमार रेड्डी और तुम्मला नागेश्वर राव सीनियर हैं। कांग्रेस के दोनों कायदीन ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। चुनाचे रेवंत रेड्डी हुकूमत का झुकाव अकबरुद्दीन अवैसी की तरफ देखा गया। बताया जाता है कि अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत की दरखास्त कबूल कर ली। गोशा महल असेंबली हल्के से मुंतखब होने वाला BJP रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों हलफ ना लेने का ऐलान कर दिया। रियासती हुकूमत ने 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाने के लिए मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को असेंबली के अबूरी स्पीकर के तौर पर तकर्रुर किया है। मीडिया में अकबरुद्दीन अवैसी को अबूरी स्पीकर बनाए जाने की इतला पर रद्द-ए-अमल देते हुए राजा सिंह ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी को अबूरी स्पीकर मुकर्रर करने पर वो हलफ नहीं लेंगे। अलबत्ता मुस्तकिल स्पीकर असेंबली के इंतखाब के बाद वो स्पीकर के चेंबर में उनके हाथों हलफ लेंगे। ऐसा ही फैसला BJP के बाकी 7 अरकान ने किया है। कासिम रिजवी की नाजायज औलाद अकबरुद्दीन अवैसी कल तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनकर वो बैठेगा। कांग्रेस सरकार ने उसके लिए स्पेशली जियो निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है MIM के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। 2018 में भी मैंने यही MIM के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था। वो समय पर भी मैंने शपथ नहीं ली और आज भी मैं शपथ नहीं लूंगा। आज मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहूंगा, क्या BRS के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो क्या? BRS ने जब तेलंगाना राज्य में सरकार बनी BRS की, तो उनकी कार की स्टीयरिंग MIM के हाथ में देकर एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज जहां सरकारी लैंड हो वहां पर इनका कब्जा है। आज तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के सामने क्या हम शपथ ले सकेंगे? आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि बार बार ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना राज्य का नया मुख्यमंत्री बना है, ये बार बार ये कह रहा था कि BRS एक है, MIM एक है और BJP एक है। तो मैं आज कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और MIM का क्या रिश्ता है? आज तेलंगाना विधानसभा में कई ऐसे सीनियर विधायक हैं, उनको भी आप बिठा सकते थे दूसरे पार्टियों के, लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, MIM के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये एक बहुत बड़ी गलती किए हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक
तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाते हैं तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कल किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक अकबरुद्दीन के सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होगा। हम दूसरे दिन जो तेलंगाना राज्य का जो नया स्पीकर आएगा, हम उसके सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। तेलंगाना अलग रियासत। एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के साथ ही तेलंगाना का वाक़ई क़याम अमल में आया है। जीवन रेड्डी ने आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत का दौर समाख्य आंध्रा यानी यूनाइटेड आंध्रा के दौर हुकूमत से भी बदतर था। उन्होंने कहा कि रियासत का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए कोई इजाज़त नहीं थी और इससे हुकूमत पर 1,20,000 करोड़ का माली बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को CWC ने मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने हुकूमत से मेडीगड्डा बेकायदगियों की तहकीकात करवाने के लिए कहा। जो बनाने का ख्वाहिश आवाम को थी, गए तो 10 साल तो किसी को तेलंगाना बने सो ही उसका खुशी नज़र नहीं आए। इसका वजह जो है वो मकसद पूरा करने की कोशिश ही नहीं हुआ। कल जो कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पे कायम हुआ, जनाब रेवंत रेड्डी जी अलफ लिए थे, तब आवाम को अब तेलंगाना अलग रियासत बने बोल के खुशी महसूस हुआ। ये तेलंगाना अलग रियासत बनने की खुशी जो है कल महसूस हुआ। गए तो 10 साल TRS की हुकूमत की दौर में तुम ये प्रोजेक्ट्स के बारे में समझो, नौकरी के बारे में समझो, बच्चों की पढ़ाई के बारे में समझो, कुछ भी काम नहीं होने की वजह से अवाम में जो नाराजगी थी, ये अलग रियासत से वही मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की बेहतरी जैसा सोच थी, वो वफा जो है कल निकल गए। अब तेलंगाना हासिल हो गए। हमको जो है ये अलग तेलंगाना रियासत की दौर में कांग्रेस की हुकूमत जो है जनाब रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर, अब जो है बच्चों को नौकरियां दिलवाने में समझो या पढ़ाई में सबको सही इक्वल फैसिलिटीज़ दिलवाने में समझो। अब जो ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जो गफलत हुआ वो बाहर निकालने के वास्ते हम खासकर अब जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने में 1,20,000 करोड़ जो स्टेट के ऊपर बोझ हुआ, वो इसको फैक्ट्स लाने के वास्ते वो जुडिशियल इंक्वायरी कायम करना बोल के डिमांड करे। उसी जो तुमड़ीहट्टी में अगर बैरेज बनवाए तो सिर्फ ओनली विथ 1 लिफ्ट वी कैन गेट वाटर टिल एलएमपल्ली विथ ओनली 1 लिफ्ट, वो भी इमीडिएटली टेक ओवर करना बोल के। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक MP वी हनुमंत राव ने ऐलान किया कि हफ्ते के रोज़ सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 78 किलो का केक काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करके सोनिया गांधी को पहले ही उनकी सालगिरह का तोहफा दे दिया है। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर 7 तारीख के दिन पदवी स्वीकार करने वाले थे। उससे 2-3 दिन पहले से ही बहुत बड़ा साइक्लोन आया, मद्रास पूरा डूब गया। वैसे आंध्रा के किसान परेशान है, वैसे इधर भी बारिश उसका इफेक्ट रहता बोल के क्लाइमेट का संदेश भी था। उस वजह से मैं एक हिद्दमत अली से एक दुआ मांगा। हम 10 साल के बाद परेशान थे कि अगर ऐसा मौका मिला, वो भी सोनिया गांधी 6 डिक्लेरेशन करने के बाद कांग्रेस सरकार आई, उनका स्वेरिंग सेरेमनी अच्छा चलना है तो बारिश एक दिन रोकी है। भगवान की दया से कोई नहीं हुआ। गाँव से हजारों लाखों लोग भी आए, सब घरों को जाने के बाद ही हुआ और फंक्शन भी अच्छा हुआ। मैं मन्नत मांगा था, उसी वजह से आज पेद्दमत अली मंदिर जाके नारियल फोड़ के उनकी आशीर्वाद लेके आया हूँ। ये आने वाले दिनों में भी अच्छी सरकार और उसके ऊपर
प्रगति भवन में आज तक कोई नहीं आना 10 साल में किसी गरीब हो कोई प्रॉब्लम सुनने वाला नहीं था, एंट्री नहीं था, मगर इमीडिएट वो प्रगति भवन को महात्मा ज्योतिराव पूरे प्रजा भवन बनाए। आज लोग भी मिले, लोगों का समस्या सुनेंगे। ये पहले एक सिस्टम था, इंदिरा गांधी भी रोज 1 घंटा 1.5 घंटा लोगों को मिलते, वही सिस्टम इन्हों भी अमल कर रहे। इससे लोगों का गांव से आएंगे, उनकी बात अगर सीएम साहब सुनेंगे तो उसका एक हिम्मत बढ़ जाएंगे। अरे भाई सीएम साहब से मिले, हमारा काम होता, कोई जेन्युइन काम है तो बराबर रेवंत रेड्डी सॉल्व करेंगे और वैसी मिनिस्टर अभी सबसे मिलते रहेंगे। ये हमारा खुशखबरी है। साथ ही साथ सिटी डिक्लेरेशन अमल कर सकती सोनिया गांधी। इससे पहले भी 1200 लोग तेलंगाना के वास्ते खुदकुशी कर लिए, लोगों की जान गए। तो इसी वजह से उन्होंने बोले मैं जब सरकार में आऊँगा तेलंगाना दूंगा, बोला बराबर उन्होंने दे चुके। वैसी आज सिटी डिक्लेरेशन लोग आवाम समझ गए, ये डिक्लेरेशन करे सो अमल। लॉसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 11 से 13 दिसंबर तक उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत और असनाद की जांच की जाएगी। वेब ऑप्शन के लिए अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 दिसंबर को जारी की जाएगी और अहल उम्मीदवार 14 से 16 दिसंबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। 16 दिसंबर को वेब ऑप्शन में एडिट की सहूलत फराहम की जाएगी। 19 दिसंबर को सीटों के अलॉटमेंट किए जाने से मुतालिक फहरिस्त जारी की जाएगी और सीटें पाने वाले उम्मीदवार मुतालिका कॉलेज से 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रुजू होते हुए रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बताया कि तुलबा, औलियाए तुलबा और कॉलेज इंतज़ामिया की अपीलों पर गौर करते हुए सिर्फ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ जो कि कॉलेज तालीम के बगैर हैं और मार्च 2024 में मुनक़िद होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाह उम्मीदवारों के लिए ग्रुप की तब्दीली के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 200 रुपये जुर्माने के साथ 18 दिसंबर 2023 तक तौसी की गई है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को यरगमाल बना लिया है। इसराइल उन्हें हमास का दहशतगर्द कह रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, लोग सिर्फ अंडरगारमेंट्स में नजर आए। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उनके हाथ कमर के पीछे बंधे हुए थे। हमास के दहशतगर्दों की सही तादाद जाहिर नहीं की गई जिनके हथियार डालने का दावा किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक ये सरेंडर जबलिया के इलाके में हुआ। इसी दौरान अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक शख्स ने यहूदी मंदिर के बाहर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि इस दौरान वो आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगा रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की कोई खबर नहीं है। गवर्नर कैथी होचल ने कहा कि मुलजिम की उम्र 28 साल है। वो एक मकामी रिहायशी है और गाज़ा पर इसराइली हमलों से गमज़दा था। वहीं लेबनान से इसराइल पर हमलों में तेज़ी आई है। जुमेरात को लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइली इलाके में टैंक शिकन मिसाइल दागे, उनमें एक शहरी की मौत हो गई। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनानी हिजबुल्लाह को उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर लेबनान से हमले बंद ना हुए तो इसराइली फ़ौज गाज़ा की तरह दारुल हुकूमत बैरूत को भी तबाह कर देगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की क़यादत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 2 माही जायज़ा इजलास 6 दिसंबर को शुरू हुआ। आज यानी जुमे को इजलास में लिए गए फैसलों का ऐलान किया गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मरकजी बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। ये लगातार 5वां मौका है कि शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। The global economy is showing signs of slowdown, though unevenly across geographies and sectors. The emerging market economies, that is EMEs, as a group have remained resilient during the current bout of volatility, unlike previous episodes. While headline inflation has receded from the highs of last year, it remains above target in many countries. Core inflation continues to be sticky, impeding the last mile of disinflation. Major central banks have kept rates on hold while refraining from forward guidance in view of the prevailing uncertainties. Financial markets remain volatile in their quest for definitive signals about the future path of interest rates. Against this unsettled global environment,
the Indian economy presents a picture of resilience and momentum. The real gross domestic product, that is GDP growth for Q2 of the current financial year, has exceeded all forecasts. The fundamentals of the Indian economy remain strong, with banks and corporates showing healthier balance sheets, fiscal consolidation on course, external balance remaining eminently manageable, the forex reserves providing cushion against external shocks. These factors, combined with consumer and business optimism, create congenial conditions for sustained growth of the Indian economy. December. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook of तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में आज शदीद झटका लगा। लोकसभा की अखलाकियात कमेटी की रिपोर्ट आज ऐवान में रखी गई, जिसमें महुआ मोइत्रा की रुकनियत मंसूख करने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश को लोकसभा ने मंजूरी दे दी। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Since I was not allowed to speak inside Parliament, I am using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to taekwondo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज साहू के 10 ठिकानों पर चाशुंबे से जारी छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 200 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया है। जब्त नोटों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो गई। ये छापे झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में मारे गए। वज़ीर आज़म मोदी ने इस छापेमारी की खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी की तकरीरें सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। महाराष्ट्र के पूना के पिंपरी चिंचवाड़ में फायर कैंडल बनाने वाली एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई और 8 जख्मी हो गए। मरने वालों में सभी 6 खवातीन हैं। जख्मियों को पिंपरी चिंचवाड़ के YCM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शेखर सिंह ने बताया कि अभी तक मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। सर जय हिंद सर, मी अजित लकडे बोलतो सर। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।